हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल जलान और आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे लाइफ में है। सबसे पहला एप्लीकेशन जो कार्बोहाइड्रेट का होता है बच्चों, वो बायोफ्यूल के रूप में ये काम करता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्योंकि जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज होकर अलग अलग तरह के मोनोसेक्राइड्स का प्रोडक्शन करता है तो वही मोनोसेक्राइड दरअसल हमारे शरीर के अंदर बर्न होता है और इसके द्वारा जो बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है वही एनर्जी यूटिलाइज होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शनिंग के लिए। ओके स्टूडेंट, तो यानी कि पहला फंक्शन जो हो गया कार्बोहाइड्रेट का वो क्या हुआ, ये बायोफ्यूल की तरह काम करता है। बायोफ्यूल की तरह काम करने में सबसे ज्यादा सहयोग करता है स्टार्च, क्योंकि स्टार्च ही दरअसल हाइड्रोलाइज होकर माल्टोज देता है, माल्टोज हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज देता है और ग्लूकोज का जब हमारे शरीर में कंबसन होता है, कंबसन कैसे होता है बच्चों, हम लोग सांस जो लेते हैं वो ऑक्सीजन कंबसन ऑफ ग्लूकोज में इन्वॉल्व होता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 मोल ग्लूकोज के कंबसन के बाद लगभग 2832 किलो जूल हीट रिलीज होता है और इतना एनर्जी हम लोगों को मिलता है। जब मेन एनर्जी सोर्स यानी कि स्टार्च पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका रहता है तो नेक्स्ट एनर्जी सोर्स जिसको कि हम लोग रिजर्व एनर्जी सोर्स बोलते हैं यानी कि ग्लाइकोजन, वो हमारे शरीर में हाइड्रोलाइज होता है जो कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में रहता है जैसे कि ब्रेन, मसल्स, लीवर वगैरह, और वहां पर ये हाइड्रोलाइज होके ये भी अल्फा डी ग्लूकोज देता है और इसी अल्फा डी ग्लूकोज के कंबसन के बाद भी बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है और वो एनर्जी भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं। सेलुलोज की अगर हम लोग बात करें तो हमारे शरीर में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं मौजूद होता है जो कि सेलुलोज को हाइड्रोलाइज कर सके, लेकिन ग्रेजिंग एनिमल्स के स्टोमक में ऐसा एंजाइम जो कि कहलाता है सेलुलेज, वो एंजाइम मौजूद रहता है और वो एंजाइम सेलुलोज को हाइड्रोलाइज कर देता है जो कि वो ग्रास वगैरह के रूप में कंज्यूम करता है और उसके हाइड्रोलाइसिस के बाद जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज वहां पर एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है। तो बच्चों ये तो पहला फंक्शन हो गया कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि ये बायोफ्यूल की तरह काम करता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है कि प्लांट का सेल और बहुत सारे बैक्टीरियाज का सेल जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है और सेलुलोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तीसरे एप्लीकेशन की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो सेल के न्यूक्लियस में जो न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है यानी कि डीएनए और आरएनए की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस न्यूक्लिक एसिड का मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट होता है। आरएनए में मौजूद रहता है राइबोज और डीएनए में मौजूद रहता है डीऑक्सीराइबोज, और राइबोज और डीऑक्सीराइबोज एक तरह का शुगर है यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि जितना भी न्यूक्लिक एसिड है उन सारे न्यूक्लिक एसिड का मेन कंपोनेंट दरअसल होता है कार्बोहाइड्रेट। बच्चों अगर हम लोग चौथे इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत और भी तरह का बायोमोलिक्यूल होता है जैसे कि प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, उनमें भी कंपोनेंट के फॉर्म में कई तरह के कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। तो बच्चों इन सारे इंपॉर्टेंस की जानकारी तो हम लोगों को हो गई, अब इसे हम लोग नोट डाउन करके कॉपी में लिख लेते हैं। आप लोग हेडिंग देके लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसमें सबसे पहला पॉइंट देकर आप लोग लिखो कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बायोफ्यूल की तरह काम करता है। तो इस पहला वाला पॉइंट में लिखना कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट एज बायोफ्यूल सो दैट द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय इट is utilized for functioning of various living organisms। इसी में पॉइंट करके यानी कि ये पहले ही पॉइंट का बेबी डॉट करके लिखना, पहले ही पॉइंट का बेबी डॉट करके लिखना कि वी जनरली टेक starch in food as carbohydrate that upon hydrolysis give glucose that after combustion give large amount of energy, that after combustion give large amount of energy which is utilized
which is utilized by ourselves, which is utilized by ourselves। जैसे कि यहाँ पर ये वाला रिएक्शन आप लोग लिख लेना कि ये है C6H10O5 whole n, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टार्च। इस स्टार्च को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे कौन से एंजाइम में, तो एमाइलेज या फिर यहाँ डायास्टेज भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर दो में से कोई भी एंजाइम, दरअसल दोनों एक ही है। तो इनको जब हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो बन क्या जाएगा बच्चों, C12H22O11, यानी कि बन जाएगा माल्टोज। और अब हम लोग माल्टोज को, यानी कि माल्टोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, C12H22O11। इस माल्टोज को हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे कौन से एंजाइम के साथ, तो वो माल्टेज के साथ। और ये हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या चीज दे देता है, 2 मोल अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज व्हाट, ग्लूकोज। अब क्या होता है कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो ऑक्सीजन हम लोग कंज्यूम किए वही ऑक्सीजन में ये बर्न होता है और ये जलने के बाद क्या देगा बच्चों, 6CO2 और प्लस 6H2O। अगर हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6O2 हो जाएगा। और इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी कितना रिलीज होता है, तो -2832 किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल ग्लूकोज जब जलेगा तो वो लगभग 2832 किलो जूल हीट रिलीज करता है। तो इतना हीट रिलीज कर रहा है और वही हीट हम लोग यूटिलाइज करते हैं अलग अलग एनर्जी सोर्स के रूप में। अब हम लोग बात करते हैं, इतना लिख लो, इतना लिखने के बाद अब यहीं पे बेबी डॉट करके लिखना, इन आवर बॉडी ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट, in our body glycogen is also present as reserve energy source at brain muscles liver etc, brain muscles liver etc, that is consumed, that is hydrolyzed to give alpha D glucose, that is hydrolyzed to give alpha D glucose, that also burn to give large amount of energy, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लिखना, in our body no such enzyme is produced, that can hydrolyze cellulose, जो कि सेलुलोज को हाइड्रोलाइज कर सके, that can hydrolyze cellulose, so that in our body cellulose cannot be used as biofuel, इसलिए हमारे शरीर में सेलुलोज बायोफ्यूल के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। इसी में लाइन चेंज करके लिखना, but in grazing animals the enzyme cellulase, CELLULASE, but in grazing animals the enzyme cellulase is present, cellulase is present, that can hydrolyze cellulose to give beta D glucose, that also burn to produce large amount of energy, अगर बच्चों हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो ये अल्फा डी ग्लूकोज हो या बीटा डी ग्लूकोज हो, हीट ऑफ कंबशन दोनों के लिए सेम होगा। ओके स्टूडेंट, अब दूसरा पॉइंट देकर लिखना, ये पहला पॉइंट था कि ये बायोफ्यूल के तरह काम करता है। अब दूसरा पॉइंट देकर लिखना, इन सेल वॉल रहता है, क्या चीज में मौजूद रहता है, ये सेल वॉल में मौजूद रहता है। इसमें लिखना, cellulose is a type of carbohydrate, with which the cell wall of all the plants and bacteria are made up, cell wall of all the plants and bacteria is made up, ये लिख लेना। तीसरा पॉइंट देके लिखो बच्चों, इन न्यूक्लिक एसिड
न्यूक्लिक एसिड्स में भी ये मौजूद होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में लिख लो आप लोग सेलुलोज, सॉरी in nucleic acids like DNA and RNA, in nucleic acids like DNA and RNA, the carbohydrates 2-deoxyribose, ऐसे लिखना 2-deoxyribose and ribose, RIBOSE and ribose are present as main component. 2-deoxyribose किस में रहता है बच्चों? डीएनए में। और राइबोज किस में रहता है? आरएनए में। जब हम लोग चैप्टर की शुरुआत किए थे तो वहीं पर हम लोगों ने शुरू में ही देख रखा है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2-deoxyribose। चौथा पॉइंट देके लिखना बच्चों, इन वेरियस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, कि बहुत ही तरह के प्रोटीन्स और लिपिड्स में भी ये मौजूद होता है। तो आप लोग लिखो कि many different kind of carbohydrates are present as component. Many different kind of carbohydrates are present as component in some proteins and lipids, as well as in various other biomolecules, तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट टॉपिक आज हो गया कंप्लीट। तो आज कंप्लीट होने के बाद क्या क्या चीज आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए? तो सबसे पहले आप लोगों की फेयर कॉपी पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए कलर्ड पेन के साथ, एक भी फिगर वहां पर ड्यू नहीं होना चाहिए। दूसरा बात अगर हम लोग बोले तो ये पूरा का पूरा कॉपी जो है आप लोगों को याद कर लेना है कार्बोहाइड्रेट का। तीसरा काम, आज आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट का स्टिकर अपलोड हो जाएगा। उस स्टिकर के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोग बनाओगे माइक्रो मैनर के पेज में, और उस पेज को कॉपी में एडजेसेंट पोजीशन पर चिपका लेना है। चौथा काम करना क्या है बच्चों, कि आप लोगों के पास जो कोई भी किताब उपलब्ध है उस बुक से कार्बोहाइड्रेट टॉपिक से संबंधित जितने भी सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी आप लोगों को बनाने हैं। और इतना काम जब आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो अपकमिंग संडे को टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें 15 क्वेश्चंस तो कार्बोहाइड्रेट के आने वाले हैं, बाकी 15 में से 10 क्वेश्चंस सॉल्यूशन के रहेंगे और बाकी 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के रहेंगे। पुराना 11th का सिलेबस हम लोग इसलिए ऐड कर लेते हैं कि साथ ही साथ हम लोग 11th का भी रिवीजन करते चले जाए। ओके स्टूडेंट।